हेलो गाइस। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार आप देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। और इंडियन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक रहेगा पिछला वही, ठीक है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल या मौर्य एम्पायर। और इसका थर्ड पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो कहानी में क्या कुछ देखने को मिला था पिछले क्लास में, इसकी अगर बात कर लें तो बस इसी पर फोकस डालेंगे हम। ठीक है, यहीं पर हम चलेंगे। तो जानकारी के स्रोत देख चुके थे, मौर्य प्रशासन का विस्तार देख लिए थे। प्रमुख शासक में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर चुके थे, पूरा हो चुका था, 2 क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में थोड़ा से जो बाकी रह गया है वो बिंदुसार के बारे में, और उनके बाद मूव करेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में क्या क्या हुआ था भाई। तो बिंदुसार के बारे में देखा जाए तो उनके परिचय के बारे में बात की थी, किस प्रकार से बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। ठीक है, बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, ये बातें हमने देखे थे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इतिहासकारों ने बिंदुसार को अलग अलग नामों से पुकारा है, उनकी चर्चा हमने किए थे। उनके विभिन्न नाम जाके देख सकते हैं, मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, पिछले क्लास में तो पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए। फिर उनके बाद कुछ राजदूत भारत आए थे, बिंदुसार के समय राजदूत का आगमन हुआ था। ठीक है, तो उनके बारे में हमने बात की थी, क्या क्या नाम है आप पढ़िए। ठीक है, डायमेकस और डायोनिशियस। ठीक है, 2 राजदूत है, वो आए थे। और सीरिया के शासक से इनका संबंध देखने को मिला था। और सीरिया के शासक से बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के द्वारा कुछ सामग्री की मांगे की थी, जिसमें से मीठी शराब उन्होंने मंगाया थे। उन्होंने जो है सूखी अंजीर मंगाए थे, और साथ ही साथ दार्शनिक की भी मांग की थी, जिसमें से सीरिया शासक ने सिर्फ 2 ही वस्तु, एक मीठी शराब और दूसरा जो है सूखी अंजीर, 2 ही भेजे और दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया के कानून के मुताबिक दार्शनिक भेजना क्या था, सीरिया के कानून के मुताबिक विरोध था, सीरिया का ठीक है कानून का विरोध था, जो कि वो नहीं चाहते थे। तो ये बात हमने देखे थे। फिर धार्मिक स्थिति की बात की थी, धार्मिक दशा, किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म पर आस्था रखते थे, किस धर्म को मानते थे बिंदुसार। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनके पिता श्री चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे, और अशोक जो होंगे वो बौद्ध धार्मिक होंगे, ये बात मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय बिंदुसार, ठीक है, को मानते थे। ठीक है, बिंदुसार किसको मानते थे, आजीवक संप्रदाय को। और इसका मतलब क्या है, इसको हम भाग्यवादी या, ठीक है, भाग्यवादी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत यह है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इसी कारण से बिंदुसार कुछ किए भी नहीं, ठीक है, राज्य का विस्तार किए नहीं, इनके पिताश्री ने जो भी इनको दे दिया उसी में खुश रहे, और वहीं अंत तक वो मर भी गए। ठीक है, उनकी मृत्यु भी 273 बीसी में हो गई। तो धार्मिक स्थिति, विवाह के बारे में बात की कि नहीं यार, विवाह के बारे में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद विवाह प्रधानमंत्री तक्षशिला का विद्रोह बचा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, यही विवाह के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बिंदुसार का विवाह, बिंदुसार का विवाह
ये मत पूछना भाई कब हुआ था, ठीक है, मतलब उससे मतलब नहीं, बारात बारात में जाने का मन था क्या, ठीक है, ये मत पूछना, ठीक है, क्योंकि इतने सारे विवाह हुए थे तो बारात में कौन जा सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, किस किस विवाह में जाएंगे, तब तक आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। चलिए, 23 विवाह किए थे, कितने विवाह किए थे भाई साहब ने, 23 विवाह किए थे, और इस 23 विवाह से 100 पुत्र, कितने पुत्र हुए थे, 100 पुत्र, 100 पुत्र इनसे हुए थे, 23 विवाह इनका हुआ था, और 23 विवाह में, ठीक है, 23 विवाह में 100 पुत्र इनके हुए थे। अब सोच सकते हैं 100 पुत्र, ठीक है, 23 विवाह से 100 पुत्र हुए थे, और जिनमें से एक पुत्र जिसको सुशील नाम से जाना जाता था, सुशील नाम से जाना जाता था, दूसरा पुत्र अशोक के नाम से जाना जाता था, और तीसरा पुत्र तिष्य के नाम से जाना जाता था, इस नाम से तिष्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सुशील, अशोक और तिष्य। चलिए, कहा जाता है कि सुशील बड़ा पुत्र था, क्या था, बड़ा पुत्र था, और वहीं पर तिष्य को सब छोटा पुत्र बताया गया है, छोटा पुत्र, और जो अशोक था जो बीच के कहीं का पुत्र होगा इतने 100 में से, और इन्होंने ही 99 भाइयों की हत्या कर, क्या किया, गद्दी पर बैठा, ठीक है, हत्या कर गद्दी पर बैठा, ठीक है, 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। और आपको ये बता दो, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की ही, ठीक है, तीनों भाइयों का ही उल्लेख मिलता है, आई थिंक बता दिया था मैं, ठीक, मुझे ध्यान रहा आ रहा है, ठीक है, आई थिंक इसको मैं बता दिया था, खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीनों भाइयों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए, तो बिंदुसार का विवाह इस प्रकार से आपको देखने को, चलिए आगे चलते हैं बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदुसार की, क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, क्या भाई साहब, बिंदुसार के प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री की रेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है। तो कौटिल्य या चाणक्य ये किसके समय के प्रधानमंत्री थे, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या थे, के समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या थे भाई साहब, के समय प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, ठीक है, इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री थे बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के समय, ठीक है, साथ ही बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के समय, प्रारंभिक जीवन के समय, भी प्रधानमंत्री थे, भी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री थे, बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन, द स्टार्टिंग, ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठे थे स्टार्टिंग के समय, उसी समय क्या थे, कौटिल्य या चाणक्य क्या थे,
प्रधानमंत्री। देखिए कौटिल्य या चाणक्य का जो है एक अलग से मैं क्लास लूंगा, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है, पूरा हम जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कुछ, ठीक है, इसमें कौटिल्य के बारे में अलग से हम चैप्टर में लाएंगे। चलिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री थे, बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के समय भी ये स्टार्टिंग के समय प्रधानमंत्री थे। अब जाहिर सी बात है उम्र होने के बाद भाई साहब ये कितने दिन तक टिके। अब प्रधानमंत्री अब बनने के लिए, ठीक है, दो रेस थी, ठीक है, मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, रेस में दो व्यक्ति थे, इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनने वाले उनमें से एक का नाम क्या था, राधा गुप्ता, ठीक है, एक का नाम राधा गुप्ता और दूसरे का नाम खल्लाटक, ठीक है, एक ये किसके नाम है भाई, नेक्स्ट प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है, अगला प्रधानमंत्री ये किनके नाम है, अगला प्रधानमंत्री, तो अगला प्रधानमंत्री, ठीक है, कौटिल्य के बाद जो अगला प्रधानमंत्री बनेंगे इन दोनों में से कोई एक बनेगा भाई साहब, ठीक है, इन दोनों में से क्या बनेगा, कोई एक बनेगा, ठीक है, राधा गुप्त, ठीक है, नहीं तो खल्लाटा, ठीक है। अब देखिए पहली बात ये, दूसरी बात ये कि इधर क्या चल रहा है, इधर क्या है चल रहा है, इधर है बिंदुसार, ठीक है, क्या है, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, और बिंदुसार का जो पुत्र है वो सुसीम है, ठीक है, एक है सुसीम है और दूसरा पुत्र जो है अशोक है। हम तीसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, तीसरे के बारे में वैसे इसको इससे राजनीति वगैरह दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखा था, अपनी जो है मस्ती में मग्न रहते, छोटा पुत्र था, ठीक है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। चलिए, कहा जाता है कि बिंदुसार के बाद, अब देखिए बिंदुसार रहेंगे रहेंगे कब तक रहेंगे भाई साहब, बिंदुसार के बाद जो शासक बनेगा या तो सुसीम होगा या अशोक होंगे, लेकिन सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो होंगे, उत्तराधिकारी सबसे बड़ा जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, सुसीम, क्यों, क्योंकि ये बड़ा पुत्र है। अब बड़ा पुत्र कहने का मतलब ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र जो है वो हमेशा ऐसी जो है व्यवस्था में, ऐसी शासन प्रशासन व्यवस्था में हमेशा उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो उत्तराधिकारी का ठप्पा सुसीम पर लग गया कि वो जो है आने वाले बिंदुसार के बाद वो क्या है, उत्तराधिकारी बनेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या होता है, याद रखिए, जहां पर जो राधा गुप्त है, ठीक है, राधा गुप्त क्या करते थे, ये अशोक के समर्थक, ठीक है, राधा गुप्त क्या थे, ये अशोक के समर्थक थे, उत्तराधिकारी पर जो है किसके समर्थक थे, उसी कलर में लिख देता हूँ यहाँ, किसके, अशोक के समर्थक, अशोक के समर्थक, कि अशोक को, ठीक है, वो मानते थे कि अशोक जो है वो बेस्ट होगा उत्तराधिकारी, वो शासन अच्छी तरीके से चला सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सुशील, ठीक है, सुशील के कंपेयर में अशोक जो है अच्छे से क्या कर सकता है, चला सकता है, इनकी राय थी। वहीं पर खल्लाटक की राय क्या थी कि उत्तराधिकारी पर सुशील, ठीक है, सुशील का समर्थन था, सुसीम का समर्थन ही करते थे कि सुसीम होगा वो बड़ा पुत्र है, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाद में ये तय हुआ, ठीक है, बाद में ये तय हुआ और जीत कौन गया, ठीक है, जीत कौन गया और बाद में विजय या फिर कहने का ना अगला प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन बना, राधा गुप्त, कौन बना भाई साहब, राधा गुप्त जो है अगला प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, किनके बाद,
कौटिल्य के बाद, चाणक्य के बाद जो अगला प्रधानमंत्री है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री राधा गुप्ता। ठीक है, तो ये बातें थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और आप जानते हैं बिंदुसार के बाद बनते कौन है? अशोक। और अशोक कौन बनते हैं? उसका रीजन तो एक, राधा गुप्त जो है प्रधानमंत्री थे तो वो सपोर्ट करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपको अब देखने को मिलेगा तक्षशिला के विद्रोह में। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे तक्षशिला का विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बिंदुसार में लास्ट जो है वो क्या है? तक्षशिला तक्षशिला का विद्रोह। ठीक है, क्या है? तक्षशिला का विद्रोह। चलिए, क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम तक्षशिला के विद्रोह का अच्छे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तक्षशिला कहाँ है आप जानते हैं कि नहीं जानते? अभी जरूर जानते होंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, और नहीं भी जानते तो अब जान जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत महान, जिसको मैं बना देता हूँ। चलिए, ठीक है, बन गया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, ये स्थान आप जानते ही हैं, ये तो लिखा हुआ है, जानते क्या है? ठीक है, लिखा भी हुआ है और जानते भी हैं। क्या है? लिखा भी हुआ है और आप जानते हैं। कि जो ये आप देख पा रहे हैं वो कौन सा है? पाकिस्तान का है। कौन सा भाई? ये पाकिस्तान का, और ये रेड कलर में है, मैंने बनाया है, वो भारत का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरफ इसी में क्या देखने को मिलता है? ठीक है, तक्षशिला कहाँ पर है? ठीक है, तक्षशिला कहाँ पर है आपके? ठीक है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है गांधार, और गांधार अपने 16 महाजनपद में देखे थे गांधार, और गांधार की जो राजधानी थी, गांधार राज्य की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के किस एरिया में है, मैं इतना बता रहा हूँ अभी कि पाकिस्तान में है। ठीक है, मैं जो डॉट बनाया उसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर है। ठीक है, क्या लिखने वाला था? ठीक है, तक्षशिला। तक्षशिला।
ठीक है। गांधार की राजधानी क्या थी भाई साहब? तक्षशिला। और इसी तक्षशिला पर, ठीक है, शासन प्रशासन किसका चल रहा था? इनके पिताश्री का तो चल ही रहा था। लेकिन जब बिंदुसार, याद रखिए मैं ये बताना भूल गया, ठीक है, बताना था मुझे यहीं पर, ठीक है, जब बिंदुसार क्या थे, ठीक है, बिंदुसार ने अपने पुत्रों को क्या किया था, जो उनको राज्य दे दिए थे, ठीक है, जहां पर सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बना दिया था। क्या बनाया गया था? तक्षशिला का गवर्नर इनको बना दिया गया था। तक्षशिला का गवर्नर क्या बनाया गया था? तक्षशिला का गवर्नर। वहीं पर अशोक को क्या बनाया गया था? उज्जैनी अवंती का क्या बनाया गया था? गवर्नर। ठीक है, क्या है? उज्जैनी अवंती का गवर्नर नियुक्त किया गया था कि भाई साहब मेरे जाने के बाद आप लोग जो है जमीन जायदाद के लिए मारकाट मत होना, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्षेत्र दे दिया है। तो उज्जैनी अवंती का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? अशोक को नियुक्त किया था। वहीं पर तक्षशिला का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? सुसीम को नियुक्त किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि तीक्ष्ण को इससे कोई मतलब नहीं थी, ठीक है, बस खूब खाए पिए भागे दौड़े खेले कूदे नाचे गाए जो भी है मौज मस्ती करे, उससे मतलब थे राज्य, ठीक है, वगैरह से कोई मतलब नहीं था। तो इसके बारे में कोई कुछ भी देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक जब शासक बनने वाला था, ठीक है, सब शासक बना, तो उसके पहले अशोक किस पोस्ट में थे, कहां पर थे? तो शासक बनने से पहले वो उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे किसकी? तक्षशिला का, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तक्षशिला का विद्रोह देख रहे थे, ठीक है। शिला, इसी तक्षशिला पर मैंने कहा सुसीम को गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। सुसीम सुसीम यहाँ का गवर्नर था, यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया था, ठीक है। तक्षशिला का विद्रोह पूरा देखेंगे, चलिए, ये पहली बात है। इधर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में, ठीक है, ये है आपका जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये है आपका जो है एमपी साइड, ठीक है। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी अवंती, कि कौन सा एरिया है? उज्जैनी अवंती, ये था उज्जैनी चलिए, और यहीं पर मैंने क्या कहा, अशोक यहाँ का गवर्नर था, यहाँ पर क्या था? अशोक यहाँ का क्या था? गवर्नर था, ठीक है। तो दो चीजें याद रख लिए, ठीक है, अवंती उज्जैनी, अवंती उज्जैनी का गवर्नर अशोक था, और सुशील जो है तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये याद रखिए। चलिए, तीसरी कहानी पर हम चलते हैं, तीसरी बात पर चलते हैं। और तीसरा, जो आपकी जो बिहार के आसपास के क्षेत्र है, मगध के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मौर्यकालीन प्रशासन चल रहे थे, ठीक है। बिहार के क्षेत्र के आसपास क्या चल रहा था भाई साहब? ये मौर्य प्रशासन यहाँ पर है, क्या है? मगध के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, मगध का क्षेत्र। और इस मगध के क्षेत्र में क्या था? मौर्य
शासन चला था। और मौर्य शासन कहने का मतलब मौर्य शासक बोल सकते हैं सीधा में। मौर्य शासक कौन था उस समय? कौन थे? बिंदुसार। चलिए ठीक है, तो लिखना पूछना हो गया है, तो आगे बढ़िए। चलिए, मगध के क्षेत्र में मगध पर मौर्य शासक था बिंदुसार। तक्षशिला का गवर्नर था सुसीम। ठीक है, बड़ा भाई, अशोक का बड़ा भाई, और जो कि अशोक है अवंती उज्जैनी का क्या था? गवर्नर नियुक्त किया था। अब देखिए, अब एक चीजें, एक घटना घटती है, एक चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कि तक्षशिला पर जो है बिंदुसार की नीतियों के खिलाफ, तक्षशिला पर उन वहां की जो जनता है, ठीक है, वहां की जो जनता है बिंदुसार की नियम नीति कानून व्यवस्था के खिलाफ क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं समझाई देता हूं, ठीक है, फिर लिखेंगे जो भी है। इनके बाद कहा जाता है कि भाई के सुशील को किस लिए बैठाया गया है? गवर्नर के रूप में बैठाया गया है, तो किस लिए? तो बिंदुसार का ये कहना है कि बड़ा बेटी हो तुम, इस ऐसी घटना को, ऐसे विरोध को आपको रोकना चाहिए। आप इस विरोध को तत्काल रोकिए। ठीक है, आप विरोध को, ऐसे विरोध को तत्काल रोकिए, जनता को शांत करिए। ठीक है, सुशील ने भरपूर कोशिश की। ठीक है, कहा जाता है कि सुशील ने भरपूर कोशिश की ऐसे तक्षशिला के विद्रोह का को दबाने। ठीक है, विद्रोह को दबाने हेतु बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन वो क्या हुए? असफल हुए। ठीक है, वो उस विद्रोह को कुचल नहीं पाए, उस विद्रोह का दमन नहीं कर पाए, उस विद्रोह का वो दबा नहीं पाए। विद्रोह और भयंकर बढ़ गया था। ठीक है, विद्रोह क्या हुआ? और भयंकर बढ़ गया था। तब बात आती है बिंदुसार को ख्याल किसका? अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि सुसीम के फेल होने पर, सुसीम की असफलता होने पर, असफल होने पर अशोक को ही बिंदुसार ने क्या किया था? कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था कि बेटे जाओ, तुम्हारे भाई से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, तुम्हारे भाई से कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ और तुम ये क्या करना है? तुम्हें इस विद्रोह को दबाना है, इस विद्रोह का दमन करना है, कुचलना है। और कहा जाता है कि अशोक आसानी से इस विद्रोह को शांत कर दिया। और जिनके बाद जो है पूरी तरह से लगभग अशोक, ठीक है, अशोक एक ऐसा उम्मीदवार बन जाता है जो है किसका? उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी का एक, क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा जो है उत्तराधिकारी के लिए ऐसा एक नाम आता है अशोक का, और ये पूरी तरह से अपने आप में जो है खड़े उतरते हैं। तो नेक्स्ट जो शासक इसी कारण से कौन बना था? अशोक बना था। ठीक है, तो हमने क्या क्या कहा, अगर वो लिख ले। ठीक है, तक्षशिला पर, ठीक है, बिंदुसार के नीतियों के खिलाफ, बिंदुसार की नीतियों के खिलाफ जनता का बगावत, जनता का विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह को शांत करने के लिए सुशील को भेजा गया। विद्रोह को शांत करने, शांत करने, ठीक है, सुशील को कहा गया। ठीक है, विद्रोह को शांत करने सुशील को कहा गया, परंतु वे असफल हुए, वे असफल हुए। बाद में, ठीक है, बाद में अशोक द्वारा, जो कि क्या थे? उज्जैनी अवंती का क्या था? गवर्नर। अशोक द्वारा इस विद्रोह को, इस विद्रोह का, इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, साथ ही
नए उत्तराधिकारी का मुहर लग गया, साथ ही नए उत्तराधिकारी का मुहर लग गया। ये सभी भी जितने भी लिख रहा हूँ मेरे लैंग्वेज है भाई, ठीक है, ऐसा कोई बुक में कहीं कुछ भी लिखा नहीं होगा, ठीक है, ये सब समझने के लिए। तो एक तरह से अशोक जो है क्या हो गया, अशोक ने ऐसे तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, ऐसे विद्रोह को कुचल दिया, जिसकी वजह से ठीक है सब उनको पलकों में बिठा रहे थे। और कहा जाता है इनको अशोक को क्या कर दिया, ठीक है, ये उत्तराधिकारी के रूप में सब देखना चाहते थे, ठीक है। चलिए, इनके बाद 273 में बिंदुसार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, एक और था उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी यार, ठीक है, एक और देखेंगे उत्तराधिकारी संघर्ष। आइए, उत्तराधिकारी संघर्ष क्या है भाई साहब, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष जो है 273 बीसी टू 269 बीसी तक चली थी, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष के अंतर्गत देखेंगे तो इसी समय, ठीक है, जब 273 बीसी, इसी समय बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था, बिंदुसार की मृत्यु, देखते हैं ना, मृत्यु, देहांत, अंत, स्वर्गवास, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु, ठीक है, 273 में हुई थी। अब जब देखते हैं ना, कई जगह ऐसे होता है कि किन्हीं के यहाँ किन्हीं के फादर या किन्हीं बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो रस्म होता है, ठीक है, मृत्यु के बाद जो रस्म होता है वो पूरा ही नहीं होता, उनके होने से पहले उनके जो बच्चे हैं वो लड़ पड़ते हैं बंटवारे के लिए, ठीक है, जमीन जायदाद के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है आप जो है देखे होंगे, तो उसी प्रकार से 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। बिंदुसार के बाद के अंत के बाद की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी प्राप्त करने हेतु, मगध की गद्दी प्राप्त करने हेतु, ठीक है, सभी भाइयों में क्या होता है, संघर्ष होता है। क्या होता है, सभी भाइयों में क्या होता है, संघर्ष होता है। कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद सभी भाइयों में क्या होता है, संघर्ष देखने को मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा जो शक्तिशाली था वो था क्या है, अशोक। और कहा जाता है कि अशोक, देखिए अशोक को तो पहले से ही गद्दी लगभग सौंप दिए थे, ठीक है। अशोक एक प्रकार से पहले से ही तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के बाद, ठीक है, बिंदुसार के समय ही अशोक को एक तरह से बोल दिया कि तुम इस अब क्या बनोगे, उत्तराधिकारी बनोगे। लेकिन दबाव झेलना पड़ रहा था अपने भाइयों का, क्योंकि ठीक है जब ये बनना चाह रहे थे, बन रहे थे, तो उनके भाइयों ने रोका। तो इसी कारण कहा जाता है अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर, ठीक है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर क्या किया, मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा।
ठीक है। इसलिए इनको लगभग 4 साल लग गए। ठीक है, 73, फिर 72, 71, 69। ठीक है, पीछे जाते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह के उसके पूर्व। ठीक है, ये बात मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बीसी, इसके पहले तो 73 के बाद 72, 72 के बाद 71 के बाद 69। तो 4 साल लग गए किसको, अशोक को अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसी समय उनका जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो हम देखेंगे जब अशोक के समय पूरी बातें कहानी करेंगे। ठीक है, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था अपने 99 भाइयों की हत्या करके जब गद्दी पर बैठा था, तो 269 बीसी में क्या हुआ था, क्या देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था, यहीं पर इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक सोचिए 4 साल बाद ही कह रहा है, 4 साल बाद गद्दी पर बैठे। इसका मूल कारण क्या था, इसका मूल कारण था उत्तराधिकारी संघर्ष। मतलब वो 4 साल से 99 भाई को रोक रहे थे, ठीक है, कि मैं ही गद्दी पर बैठूंगी, उनकी लगातार हत्या करते रहे। ऐसा नहीं भाई सबकी एक ही दिन में सबको काट दिए, सबको एक ही दिन में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। 99 भाइयों को वो 4 सालों तक, ठीक है, रोकते रोकते काटते काटते मारते मारते आ रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी संघर्ष चला। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में क्या हुए, मगध की गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें विजयी कौन हुए, अशोक हुए। और अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर मगध की क्या हुआ, गद्दी पर बैठा था। जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी हमें मिलती है सिंहली अनुश्रुति से। ठीक है, जिनकी जानकारी का जो स्रोत है, खैर इनके बारे में भी देखेंगे। जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत या बोल सकते हैं उल्लेख जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, सिंहली अनुश्रुति में। सिंहली अनुश्रुति, ठीक है। सिंहली अनुश्रुति से ये ज्ञात होता है, ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए, मगध की गद्दी प्राप्त करने के लिए 99 भाई की हत्या की है। ऐसा उल्लेख, ऐसा जानकारी कहाँ मिलता है, सिंहली अनुश्रुति। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा खैर हम करेंगे ही। चलिए, तो एक तरह से अब दीन हो जाता है कि इनका, बिंदुसार की बातें जो है क्या हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार की कहानी, बिंदुसार की बातें थोड़ी से खत्म हो जाती है। अब जो बात करेंगे, ठीक है, बिंदुसार के बाद जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे, हम अशोक पर चर्चा करेंगे, अशोक पर बातें करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आराम से चलेंगे। अशोक के बारे में ही बात करते करते मुझे तो 2-3 वीडियो लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा है। चलिए, अब थर्ड नंबर में हम आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर इसका होगा अशोक। चलिए, 273 से 232, अब बीसी लिख देते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखने से डायरेक्ट बीसी लिख देते हैं। चलिए, अशोक का ये शासन काल है। चलिए, इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिर से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें, जैसे बिंदुसार के बारे में देखें, उसी प्रकार यहाँ पर क्या क्या हम देखने वाले हैं।
वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अशोक की परिचय जान लेंगे। ठीक है, अशोक की परिचय की चर्चा कर लेंगे, परिचय जान लेंगे। अशोक द्वारा कुछ कुछ उपाधियां देखने को मिली, उनको कुछ कुछ उपाधियां धारण की थी। उपाधियां, तो अशोक की उपाधियां, चलिए मैं लिख देता हूं। अशोक की उपाधियां, ठीक है, क्या क्या उपाधि उन्होंने धारण की है। फिर जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, अशोक की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। फिर सबसे फेमस जो है वो कलिंग युद्ध, क्या है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उनकी, ठीक है, उनकी जो स्तंभ लेख है, ठीक है, उनकी जो है शिलालेख है, उनकी क्या है, गुहा लेख है, अभिलेख है, शिलालेख, अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, शिलालेख, अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इनकी अशोक। चलिए, फिर अशोक के धम्म क्या होते हैं। सबसे जरूरी बात जो है अशोक की धम्म। ठीक है, अब धम्म जो है, धम्म, अशोक का धम्म क्या है, और अशोक का अंत क्या, किस प्रकार से देखने को मिला, और आगे जो भी होगा अशोक के बारे में और जो भी चर्चा होगी, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। स्तंभ लेख, अभिलेख, गुहालेख, शिलालेख, क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय जान लेंगे, फिर अशोक की कुछ उपाधियां देख लेंगे। ठीक है, जानकारी के स्रोत पर चलेंगे, कलिंग युद्ध देखेंगे, फिर ये सारी बातें, फिर अशोक के धम्म क्या है। ठीक है, अशोक का अंत किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 2-3 पार्ट में ये तो जाएगा ही, इतना मान के चलिए। चलिए आगे बढ़े। इनके परिचय, चलिए परिचय में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें हैं भाई। एक, इनकी माता के बारे में कहा जाता है, इनकी माता जी का नाम और जो है सुब्रतांडी थी। ठीक है, सुब्र दांडी, डांगी, सुब्रतांडी। वहीं पर जो है पिताश्री का नाम जो है बिंदुसार, आप जानते हैं।
बिंदुसार के पुत्र हैं। बिंदुसार की 23 पत्नियां थी। भाई के बारे में जानते हैं, 3 भाई थे, ठीक है, के बारे में पता चलता है। तो 99 भाई थे, क्या थे, 99 भाई थे, और 99 भाई में 3 भाई थे, ठीक है, के बारे में हमें पता चलता है। कुछ पत्नियों के नाम, पत्नियां, इनके भाई, इनके अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। कारुवाकी, महादेवी, पद्मावती, पद्मावती, कारुवाकी, महादेवी, पद्मावती, तिसराक्षता, ठीक है, इनकी पत्नी के नाम है। पुत्र भी देखने को मिले, पुत्र हुए थे, पुत्र, और पुत्र का नाम था महेंद्र, तीवर, कुणाल, कुणाल, ठीक है। इनकी जो है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, पुत्रियां भी थी, ठीक है, क्या थी, पुत्रियां, और पुत्रियों के नाम संघमित्रा, संघमित्रा एवं चारुमती, ठीक है, चारुमती, चारुमती, संघमित्रा एवं चारुमती क्या थे, उनकी पुत्रियां, पुत्र थे, पुत्रियां थे, पत्नियां। चलिए, तो ये इनके कुछ क्या थे, परिचय हैं। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। चलिए, यहीं पर हम देखेंगे अशोक की ये जो है उपाधियां, ठीक है, उनको क्या क्या करा जाता है। तो अशोक की उपाधियां, तो उनकी देखिए, ये चीजें याद रखना न रखिए, ठीक है, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनके परिचय के बारे में, परिचय के बारे में याद रखना है, नहीं रखना है, आपकी मर्जी इसमें, लेकिन याद जरूर रखिए। एक तो महेंद्र के बारे में, दूसरा संघमित्रा के बारे में याद रखिए इनकी तरह, ठीक है। 99 भाई में जो 2 भाई का नाम तो आपको जो है पता है, ठीक है। एक भाई जो है क्या था, सुशील था, और दूसरा भाई जो है तिष्य था, ठीक है, क्या था, तिष्य। उनके बारे में याद रखिए। 99 भाई में 2 ही का नाम सामने आता है, बिंदुसार को पता है, ठीक है। तो बस 2 ही 3 चीजें याद रखिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ बनने वाले में से नहीं। क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। अशोक की कुछ उपाधि के बारे में अगर देखें, ठीक है, एक तरफ अगर देखें जो है, चलिए, अशोक को अशोक कहा गया, अशोक को अशोक कहा गया, किसमें कहा गया, ठीक है, उसकी मास की लघु शिलालेख में, मास की लघु शिलालेख, शिलालेख, अभी सिर्फ याद रखिए सब क्या है, मास की शिलालेख वगैरह क्या है, वो सिर्फ याद रखें, हम पूरा शिलालेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, अशोक को देवना, देवना प्रियस, ठीक है, देवनाम प्रियस, अशोक को देवनाम प्रियस कहा गया, वो किसमें, गुर्जरा शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख में उनको देवनाम के नाम से जाना जाता है, उनको पुकारा जाता है, या उपाधि दी जाए, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शिनी, चलिए, प्रियदर्शी
बराबर की गुफाओं में कहा गया है। ठीक है, बराबर की गुफाओं में क्या लिखा गया है, अशोक का नाम क्या किया गया है, बराबर की गुफा में। ठीक है, या बराबर की गुफा लेख में क्या लिखा गया है, प्रियदर्शी। अरे ये तीन हो गया है। तीन के बाद अगर फोर्थ की बात, चौथे की बात करें, अशोक वर्धन। अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, अशोक वर्धन भी कहा गया है। पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में क्या कहा गया है भाई साहब, अशोक वर्धन कहा गया है। राजा अशोक, राजा अशोक देवनागरी, राजा अशोक देवनागरी, और राजा अशोक देवनागरी उद्गोलन लघु शिलालेख, उद्गोलन लघु शिलालेख। ठीक है, इसमें इनको राजा अशोक देवनागरी से इनको पुकारा जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है, जो भी है। चलिए, ठीक है, तो ये अशोक की परिचय हो गए, अशोक की जो है उपाधि हो गई। ठीक है, हम उसके बाद हम बात करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको में ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 मिनट। चलिए, मैंने कहा अशोक के नाम सिर्फ उनकी उपाधियां याद रखिए। ठीक है, ये ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अशोक को अशोक मास्की लघु शिलालेख में कहा गया, अशोक को देवनागरी गुर्जर शिलालेख में, प्रियदर्शी बराबर की गुफा लेख में, अशोक वर्धन पुराण में, और राजा अशोक देवनागरी उद्गोलन जो है लघु शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद जो बात करेंगे, परिचय हो गया अशोक की उपाधि। अब बात करेंगे जानकारी के स्रोत, आखिर अशोक के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी, क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो अशोक की जानकारी का स्रोत या उल्लेख कहाँ से मिलता है, प्रमाण कहाँ से मिलता है। ठीक है, अशोक की जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा दिव्योदान। ठीक है, चलिए, क्या है, दिव्योदान। दूसरा सिंहली अनुश्रुति, क्या है, सिंहली अनुश्रुति। तीसरा अशोक के जितने लगभग क्या है, अभिलेख है। ठीक है, क्या है, अशोक के अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिलती है। रुद्र दामन का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख।
फिर पुराणों से इनकी जानकारी मिलती है, पुराणों में और बहुत सारे हैं, लेकिन जो है जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो है दिव्य दान, सिंधी अनुश्रुति, ठीक है, अशोक की जो है अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त मिलती है, और इनके पुराण में भी जो है पुराणों में भी जानकारी मिलती है। दिव्य दान, ठीक है, दिव्य दान में अशोक की प्रारंभ, एक तो पहली बात है अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी इसमें क्या मिलती है, अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई साहब, अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी दिव्यदान में। वहीं पर इनको जो है लोगों का हत्यारा कहा गया, इसको लोगों का हत्यारा कहा गया, किसमें किसमें कहा गया, इसी दिव्य दान में लोगों का हत्यारा कहा गया, ठीक है, और लोगों का हत्या करने वाले को इसको एक और उपाधि से नवाजा गया है, चंडी शोक, ठीक है, क्या है, चंडी शोक कहा गया। चंडी शोक कहने का मतलब है लोगों का हत्यारा। चंडी शोक कहने का मतलब है लोगों का हत्यारा, और इस दिव्य दान में इसको खराब शासक के नाम से भी जाना जाए, ठीक है, क्या है, खराब शासक, ठीक है। दिव्य दान, देखिए दिव्य दान जो है बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, दीपवंश महावंश भी बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अगर मैं ये बता दूं कि दिव्य दान, ठीक है, दिव्य दान, दीपवंश, महावंश, ठीक है, जो दिव्य दान है वो है बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी, ये भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, लेकिन जो ये बौद्ध ग्रंथ है वो भारत की से, ठीक है, और ये क्या है, श्रीलंका के, श्रीलंका बौद्ध ग्रंथ जो है वो श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है, कौन, दीपवंश महावंश, ठीक है। और आप जानते हैं कि एशिया में खासकर श्रीलंका में, इंडोनेशिया ने में, ठीक है, आसपास के जो है, ठीक है, म्यांमार के आसपास के जो एशियाई क्षेत्र है, ठीक है, को पर ठीक है, वहां पर जो बौद्ध धर्म को फैलाने का सबसे जो है एक प्रकार से बोले एक ऐसा व्यक्ति है जो फैलाया है या इनको इंटरनेशनल धर्म बनाया है, वो कौन थे, वो अशोक ही थे, ठीक है। और इसी कारण श्रीलंका में भी दीपवंश महावंश लिखे गए थे, भारत में जो लिखे गए दिव्यदान, और यही दिव्यदान में अशोक की प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, प्रारंभ में वो कैसे थे, किस प्रकार से अशोक लोगों का हत्यारा कहा गया, इनको चंडी शोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चंडी शोक कहने का मतलब है लोगों की बुरी तरह से लोगों की हत्या करने वाला, लोगों को दंड देने वाला, ठीक है, लोगों का हत्यारा, सबसे खराब शासक भी इनको कहा गया है, किसमें, देवदान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, चलिए चलिए, वहीं पर मैंने कहा था कि सिंहनी अनुसूची में क्या बताई थी मैं, ठीक है, सिंहनी अनुसूची में क्या जानकारी मिलती है कि 99 भाइयों का हत्या करने की जानकारी, 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठने की जानकारी, गद्दी पर बैठने की जानकारी कहाँ से मिलती है, इन्हीं से मिलती है, ये मैंने बताया था, ठीक है, चलिए ये चीजें याद रखिए। अशोक के अभिलेखों में अशोक के किस बारे में जानकारी मिलती है, तो समाज अशोक के समय समाज कैसा था, सॉरी, अशोक के समय अर्थव्यवस्था कैसा था, अशोक के समय राजनीतिक प्रशासन कैसे थी, ठीक है,
अशोक के समय प्रशासन कैसा था, राजनीति कैसा थी, ठीक है। अशोक की समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन की जानकारी का स्रोत, ठीक है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, अशोक के अभिलेखों से, ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने, ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा था। क्या किया था, अशोक ने सुदर्शन झील का क्या किया था, पुनः निर्माण कराया था। ये अब जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ये जो है सुदर्शन झील, ठीक है, किसने बनाया था, किसने बनाया था भाई साहब, मौर्य काल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, किसने बनाया था, पुष्यवती, ठीक है, पुष्यविद्या ने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। कहाँ पर गुजरात, सौराष्ट्र, और यहीं पर किससे जानकारी प्राप्त होती है, गिरनार अभिलेख से। गुजरात के गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मौर्य प्रशासन में, ठीक है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था पुष्यमित्र को, ठीक है, और उन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। लेकिन जब बात आती है अशोक के समय, तो अशोक ने अपने कार्यकाल में, ठीक है, अपने कार्यकाल में जूनागढ़ का अभिलेख, सॉरी, अपने कार्यकाल में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था, उनको इनॉग्रेशन किया था। और इनकी जानकारी जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराणों में है, ठीक है। अशोक का नाम, अभी देखिए है, अशोक का नाम अशोक वर्धन, अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराणों में मिलता है, ठीक है, पुराणों में मिलता है, ठीक है। ये प्रकार की जो है जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो अशोक की जानकारी के स्रोत दिव्यदान सेनापति अशोक के जो है अभिलेख वगैरह से इनकी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। आज की कहानी, आज की बातें हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, आज की बातें हम यहीं पर रखेंगे और अशोक के बारे में और जो बातें करेंगे, ठीक है, जानकारी के स्रोत हो गए। कलिंग युद्ध से आगे बढ़ेंगे, शिलालेख अभिलेख, भौगोलिक स्तंभ, अशोक का 2 क्लास और होगा, ठीक है, 2 क्लास अशोक में, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास आपके पूरे प्रशासन वगैरह का होगा, शासन प्रशासन व्यवस्था से, 3 और 2 5, और ये जो तीसरा चल रहा है 8 क्लास, तो 7-8 क्लास हो गई लगभग। चलिए चलिए चलते हैं फिर, आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, तो उस पर हम देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और अशोक की बातें करेंगे। मौर्य एम्पायर में पार्ट 4 लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो उस समय हम ये बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।